Hello and welcome, my dear students. Now, this is lecture number 3 of physics. In this lecture, I'll be discussing your electric current, power, energy and voltage. ये तीनों आपके JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है, ठीक है, फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, ठीक है। उन 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, मैथ्स को डिस्कस किया, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिज़िक्स के बारे में डिस्कस की, और हमने यहाँ पे वेट को डिस्कस किया वहाँ पे, और हमने ग्रेविटी को डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो अभी तक हमने कंप्लीट किए। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये तीनों इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी एंड वोल्टेज, ये हमें पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो जिन्होंने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे पहले वो देखिएगा, फिर आप इस पे आ जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एटम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ज़रूरी याद रखनी है कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। चलिए देखिए, यह है एटम। आप सब ने सुना होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ एटम। जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज़ एटम, ठीक है। एटम किसको बनाता है? एक मैटर को। अगर ये कोई स्टोन है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, ठीक है, बहुत बार मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करूँ, इसको तोड़ दूँ, ठीक है, लास्ट में मुझे ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे, बहुत छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जिनको मैं फर्दर तोड़ ही नहीं सकता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ एटम, ठीक है। एटम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। देखिए ये कितने स्मॉल होते हैं। अगर मैं एक पेंसिल यहाँ पे कंसिडर करूँ ना, पेंसिल, अगर मैं देखूँ इस पेंसिल को बनाने में कितने एटम्स लगे, इसको लगे होंगे बिलियंस ऑफ एटम्स। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एटम कितना छोटा है, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं ये एटम जो है इसमें क्या होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, राइट। चलिए ठीक है, मैं पेपर पे बनाता हूँ, इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसे मैं बनाता हूँ, राइट, और ये है एटम, ठीक है। एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और होते हैं प्रोटॉन्स, और होते हैं न्यूट्रॉन्स। समझ जाना इस बात को। एटम के अंदर और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एटम के अंदर और जिनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ आना इस बात को। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, इट इज़ चार्ज लेस, ठीक है। समझ आना इस बात को। देखिए ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं? एटम के अंदर। देखिए इस एटम के अंदर होते हैं तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए ये जो यहाँ पे बीच में होता है, ये यहाँ पे बीच में, ठीक है, ये यहाँ पे बीच में होता है न्यूक्लियस। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये बीच में होता है, ये हैवी होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस इज़ नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल। समझ आना इस बात को। ये एक जगह है अंदर बीच में, न्यूक्लियस एटम के अंदर, ठीक है, बीच में होता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। ये जो समझ आना इस बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं इसी न्यूक्लियस में, ठीक है। ज़रा बताइए, हाँ अभी रुकते हैं। यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो अब ये इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे मैं ऐसे दिखाता हूँ। देखिए समझ आना इस बात को। बीच में है न्यूक्लियस, बाहर इस न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल्स, ठीक है, या मैं बताऊंगा एटम के अंदर होते हैं शेल्स या न्यूक्लियस के बाहर। देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा है, ये यहाँ पे है न्यूक्लियस, राइट। ये मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ ऐसे, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। यह है न्यूक्लियस, यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। देखिए प्रोटॉन्स का कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स का कौन सा चार्ज? कोई चार्ज नहीं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। इन शेल्स में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कहाँ पे होता है? बीच में।
न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? बीच में, न्यूक्लियस में। समझ में आया ना बात? सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रोटॉन के पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे बाहर कौन से होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स। इनका कौन सा चार्ज होता है? शेल्स में होता है इलेक्ट्रॉन्स। इनका कौन सा चार्ज होता है? इनका चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए समझ आना इस बात को। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस चार्ज अट्रैक्ट होता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। ये है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक मीन्स यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे आपस में? ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे ये बाइंड करके हैं। इस इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है? इस प्रोटॉन ने, जो अंदर न्यूक्लियस में होता है। समझ में आई ना बात? सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है पूरा एटम, ठीक है। ये पूरा है एटम। यहाँ पे प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के किसने रखा है? पॉजिटिव चार्ज ने। क्यों? यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जिसको हम बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए कुछ एटम्स में देखा जाता है ये जो नेगेटिव चार्ज बाहर होता है शेल्स में, ये लूजली बाउंड होता है इस प्रोटॉन से। मैंने क्या बताया? कुछ एटम्स में देखा जाता है जो ये इलेक्ट्रॉन है बाहर, ये लूजली बाइंड होता है, यहाँ पे उतना फोर्स नहीं होता है। ड्यू टू विच अगर हम बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देंगे, बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या मैंने बताया? कुछ एटम्स में देखा जाता है जो ये इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाइंड होता है टू दिस न्यूक्लियस या प्रोटॉन से। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो अब आप कंसिडर कीजिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे रखे हैं बिलियंस ऑफ एटम्स, उन बिलियंस ऑफ एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाइंड है उनके प्रोटॉन से, या उनके प्रोटॉन से लूजली बाइंड है। अगर मैं इन सारे बिलियंस ऑफ एटम्स को यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी दूँ तो यहाँ इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर जाएंगे ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज़। ड्यू टू विच क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स एक फ्लो में आएंगे, एक ही डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं हम उसको बताते हैं ये है इलेक्ट्रिसिटी। समझ आना इस बात को। मैंने क्या बताया? देखिए मैंने सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे। इनसाइड एटम इवन स्मॉलर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज, राइट। देखिए यहाँ पे लिखना था मुझे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये है एन लिखना था। स्टिक टुगेदर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। वो होते हैं न्यूक्लियस में, ये स्टिक करके होते हैं। और यहाँ पे प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कीप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फ्लाइंग ऑफ, वरना इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाता। उसको किसने पकड़ करके रखा होता है? प्रोटॉन ने, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन के पास है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज, इसलिए पकड़ के रखता है। क्यों? वहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो सारा क्लियर है। देखिए यहाँ पे बट इन सम एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड, लिटिल एनर्जी अप्लाइड दे लूज एंड मूव टू द अनदर एटम। तो जब इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गया तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? ये जाएगा दूसरे एटम के पास, फिर इसका भी लूज़ करेगा दूसरे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो गए तो उस टाइम पे क्या हो गया? सारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रीम बन गई, एक चैनल बन गई इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। यहाँ तक तो सारा क्लियर है। और यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे ये लिखना था, लेकिन जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन बाइंड था पहले, फिर कैसे लूज़ हो गया, ठीक है। समझ आना इस बात को। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया ना, यहाँ पे जो एटम का इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, ये था पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो लूज़ हो गया ना, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी देनी पड़ी। इसीलिए अगर मुझे किसी वायर में
अगर मुझे किसी वायर में करंट चलानी है, इलेक्ट्रिसिटी चलानी है, तो वहाँ पे मुझे बैटरी कनेक्ट करनी होती है। वो बैटरी क्या करती है, वो बैटरी असल में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फ्री करती है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे सारे एटम्स के, तो वहाँ पे ये बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाए। तो आई ना बात समझ में? चलिए अभी अजान हो रही है तो लेक्चर को पॉज करते हैं। तो हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी तक हमने क्या पढ़ी? हमने ये पढ़ा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स आए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, किसकी वजह से आए? क्योंकि हमने एनर्जी दी। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है बैटरी, ठीक है। बैटरी हमें प्रोवाइड करती है एनर्जी, जिसको बोला जाता है, टेक्निकली इसको बोला जाता है ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। ईएमएफ को बोला जाता है एनर्जी। ये कौन प्रोवाइड करती है? बैटरी। क्यों करती है प्रोवाइड? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स में, ठीक है, जो लूज इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स में, उनको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना, ठीक है, ये बैटरी का काम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट फोर्स। ईएमएफ इज़ नॉट फोर्स, इट्स द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में, ठीक है। देखिए ऐसे मैं बताऊँगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखिए क्या समझ आना इस बात को। यहाँ पे है बैटरी, यहाँ पे है बैटरी, ठीक है। यहाँ पे ये है बैटरी का पॉजिटिव एंड। बैटरी के दो एंड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड, दूसरा होता है नेगेटिव एंड। इसको बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसको बोला जाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर इलेक्ट्रॉन है मुझे यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है मुझे किसी एटम के पास यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे लेना है यहाँ तक। देखिए इसी को बोला जाता है वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। यहाँ पे एक फोर्स लगता है। जब फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगता है। जब किसी फोर्स से कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे मैं ऐसे ज़्यादा टेक्निकल बातें अभी यूज़ नहीं करूँ क्योंकि हमने अभी मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है, हमने अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, वो एक वर्क डन करती है। यहाँ पे कौन सी बॉडी है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक जगह से दूसरी जगह तक गई, तो इसको हम बताएंगे इसने वर्क डन किया। लेकिन ये काम किसकी वजह से किया? एक्चुअली ये बैटरी की एनर्जी की वजह से की, ठीक है, जो बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड कराई। समझ में आया ना? तो ये यहाँ तक सारा क्लियर है, ठीक है। ये आगे भी आएगा ईएमएफ, ठीक है, ये हम वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए देखिए, अब है यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स चले, किन से निकले? ये निकले एटम्स से, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले। देखिए जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, इसमें पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है। ये पानी क्यों चल रहा है? अगर यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टली किसी सरफेस पे पाइप रखी, इस पाइप में पानी है, इस पाइप में पानी है, रुका हुआ पानी है। अगर मुझे इस पानी को चलाना होगा, फ्लो कराना होगा, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसको मैं मोटर के साथ कनेक्ट कराऊँ। इस पाइप को मैं मोटर के साथ कनेक्ट कराऊँ। मोटर क्या प्रोवाइड करती है? यहाँ पे एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे बैटरी ने एक एनर्जी प्रोवाइड कराई इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में, जो वायर में फ्लो कर रहे थे, ठीक है, सेम उसी तरह मोटर भी एक काम करता है वाटर को फ्लो करने में। सेम यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप इज़ फ्लो ऑफ करंट इन वायर। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो JKPSC है, KS है, ठीक है, इसी छोटे छोटे बातें वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। तो आई होप आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है, पहले हम ये हम सारे सर्किट ऐसे ही रखते हैं, तो पहले हम ये कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये अच्छा स्टेटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए अगर ये कोई वायर है, समझ आना इस बात को, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये है A पॉइंट ऑफ वायर, ये है B पॉइंट ऑफ वायर। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है A पॉइंट से B पॉइंट तक, इलेक्ट्रॉन गया A पॉइंट से B पॉइंट तक, इलेक्ट्रॉन गया, चलिए ये मानता हूँ मैं ईस्ट डायरेक्शन, ये मानता हूँ मैं वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया वेस्ट टू ईस्ट, या मैं बताऊँ इलेक्ट्रॉन गया A पॉइंट से B पॉइंट तक। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना होगा ना, अगर मुझे यहाँ पे देखना होगा करंट
करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं करंट की डायरेक्शन लेता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन गया वायर में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट, समझ आना है। ये कन्वेंशन है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये हम लेते हैं, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, समझ आना इस बात को। यहाँ पे कोई रूल नहीं है सर ऐसा क्यों लेते हैं, ठीक है, ये बुक्स ने ऐसा लिखा है तो हमें भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, समझ आना इस बात को। एक्चुअली जब हम इसके बाद वो मैग्नेटिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर वहाँ पे हमें ये थोड़ा मैच होता है, वाई वी आर टेकिंग द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। अगर आपको कोई बोलेगा अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी तक या वेस्ट से ईस्ट तक, करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है इस वायर में, तो हम बताएंगे ईस्ट से वेस्ट तक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए और एक बात, जब इलेक्ट्रॉन्स गया ए से बी तक, देखिए बी के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। जो इलेक्ट्रॉन की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पे चार्ज आता है पॉजिटिव, वहाँ पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। क्या मैंने बताया, जब इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन तक जाता है, न्यू पोजीशन पे इसका चार्ज आता है नेगेटिव, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे इसका चार्ज आता है पॉजिटिव। तो अगर हम बताएंगे व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट होती है, ठीक है। देखिए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, ये है ना पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट, देखिए अभी तक हमने पढ़ा मैथ्स को हम किस में मेजर करते हैं, केजीज़ में। हम बताएंगे ना कितने केजी के टमाटर है, ठीक है, मैथ्स। अगर हम बताएंगे वेट का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट दैट इज़ न्यूटन। वैसे ही मैथ्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, वेट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम, अगर मुझे बताएगा इस वायर में कितनी करंट जा रही है, तो मैं बताऊंगा 5 kg करंट जा रही है, मैं बताऊंगा 10 न्यूटन करंट जा रही है। नहीं, यहाँ पे मैं करंट के लिए अपना यूनिट यूज़ करूँगा, वो क्या है, एम्पियर। जैसे मैथ्स में है केजी, फोर्स में है न्यूटन या वेट में है न्यूटन, ठीक है, जैसे टाइम में है सेकंड, तो वैसे ही ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। इसको मैं एम्पियर्स में मेजर करता हूँ। मैं बोलता हूँ इस वायर में कितने एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, समझ में आई ना बात। चलिए ठीक है, तो सिंबल ऑफ करंट इज़ आई। जैसे हम मैथ्स की सिंबल लिखते हैं एम, ठीक है, फोर्स की सिंबल लिखते हैं एफ, ठीक है, वैसे ही जो सिंबल ऑफ करंट है वो है आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। लेकिन जो यूनिट है, जैसे मैस इक्वल टू 5 kg, वैसे मैं लिखूँगा करंट इक्वल टू 5 एम्पियर। समझ आना इस बात को, ठीक है। चलिए मैं कब बताऊँगा किसी वायर में, मैं कब बताऊँगा किसी वायर में 1 एम्पियर की करंट जा रही है। मैं कब 1 एम्पियर को मैं कैसे डिफाइन करूं, जब मैं बताऊंगा 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में मुझे याद नहीं है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं चेक भी करूंगा, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जब 1 सेकंड में अगर मैं यहाँ पे ये एक क्रॉस सेक्शन बनाऊँ, ठीक है, अब मैं देखूँ, देखिए इस साइड से ये है ए साइड, ये है बी साइड। 1 सेकंड में अगर ए साइड से बी साइड तक इतने इलेक्ट्रॉन्स पार हो गए, तब मैं बताऊंगा 1 एम्पियर की करंट है इस पूरी वायर में। समझ आना इस बात को। देखिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैंने क्या बताया, ये है कोई वायर, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई लाइन रखी, ठीक है, ये मैंने लाइन रखी, यहाँ पे मैंने रखे 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम। या मैं बताऊंगा 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, शायद ये इस साइड में थे 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इस साइड में, इतने। अगर ये 1 सेकंड के बाद यहाँ पे फ्लो सारे आ गए यहाँ पे, तो तब मैं बताऊंगा इस वायर में करंट है 1 एम्पियर की, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, या मैं बताऊंगा 1 कूलम पर सेकेंड इज़ 1 एम्पियर ऑफ चार्ज। आई मीन्स करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये करंट की फॉर्मूला है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, जैसे मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, जैसे हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, वैसे ही जैसे करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो वैसे ही हम
चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। यह है चार्ज की फॉर्मूला क्यू अपॉन टी, राइट। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है चार्ज। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है, ठीक है। तो इनको बोले जाते हैं चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यहाँ अब तक तो सारा क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये पहले था यहाँ पे चार्ज, ये रेस्ट में था, चलिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रेस्ट में था। पॉजिटिव चार्ज रेस्ट अभी नहीं चल रहा है, तो इसके बाहर कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट चार्ज के पास कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जो चार्ज रेस्ट पे होगा उसके बाहर एक इफेक्ट होता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर यही चार्ज चलेगा, यही चार्ज चलेगा, देखिए यही चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब है जहाँ पे करंट होगी वहाँ पे चार्ज के अराउंड कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। समझ आना, जब चार्ज चलेगा, फ्लो कर जाएगा, तो उसके अराउंड कौन सा फील्ड आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पे होगा उसके अराउंड कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, ये मुझे कौन बोलता है? ये बोलता है मुझे एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ मुझे बोलता है चार्ज के अराउंड क्या होता है, हाँ सॉरी, करंट के अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट चलती है मैग्नेटिक फील्ड चलती है, ठीक है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एसी जनरेटर्स और मोटर्स, ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो मुझे किसकी वजह से प्रोवाइड करते हैं? वो करते हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ जाना इस बात को, ठीक है। जो मुझे करंट मिलती है फिर, ठीक है, जो मैं करंट जनरेट करता हूँ, किसकी वजह से? एसी जनरेटर्स की वजह से। या अगर मैं कोई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता हूँ वो किसकी वजह से? वो मैं करता हूँ मोटर्स की वजह से, ठीक है। वो किसके बेसिस पे काम करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे काम करते हैं। समझ आना इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेस्ट चार्ज के बाहर कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज फ्लो करती है, जब चार्ज, या मैं बताऊंगा चार्ज का फ्लो करना मीन्स करंट। फ्लोइंग का चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। करंट के बाहर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। या मैं बताऊंगा अगर चार्ज चलेगा, फ्लो कर जाएगा, तब भी मैं बताऊंगा उसके अराउंड कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय अ टूल कॉल्ड एमीटर। अगर मुझे देखना होगा ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, समझ आना इस बात को, ये कोई वायर है, वायर यहाँ पे करंट जा रही है, यहाँ पे मैंने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया, करंट जाएगी। अब मुझे देखना है ये करंट कितनी है, ये मुझे देखना है ये करंट कितनी है। उसके लिए अब मैं थोड़ी ना इसको टच करूँ, यहाँ पे मैं एक एमीटर कनेक्ट करता हूँ। एक टूल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है एमीटर। वो मेजर करता है जो सर्किट में करंट कितनी है, वायर में करंट कितनी है, वो कौन मेजर करता है? एमीटर। इसको बोला जाता है एमीटर। ये एक टूल है या एक इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है वो ये है, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना तो होता है 12th के फिजिक्स में एसी और डीसी, ठीक है। वहाँ पे एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना कि एसी में कैसे फ्लक्चुएट करता है वोल्टेज, क्या करता है, यहाँ पे हमें वो नहीं देखना है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, जेकेपीएससी के एग्ज़ाम्स में, एवं की यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, और जेकेएसएसबी में तो ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है कांस्टेंट फ्लो एंड चेंजिंग डायरेक्शन। यहाँ पे आपको देखना है, जो ये अगर मैं इसकी सिंबल लिखूँ ना, ये होती है ऐसे, किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसको कांस्टेंट फ्लो भी कांस्टेंट फ्लो होता है, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज करता है। इसकी जो एक करंट है ये डायरेक्शन चेंज करता है। यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन एक ही है, यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन है, यहाँ पे नो चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट में जो करंट जा रही है तो वहाँ पे करंट डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो होता है और डायरेक्शन की एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर मैं ऐसे बनाऊँगा ना ऑन ग्राफ, कैसे हम डायरेक्ट करंट को, डीसी को कैसे रिप्रेजेंट करें, वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे
ऐसे। अगर मैं AC अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करूँ, वो होता है ऐसे, ये डायरेक्शन चेंज करता है। देखिए पहले ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सिर्फ ऊपर ही है। ये आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, यहाँ पे नो चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट करंट कौन जनरेट करता है? जो बैटरी होती है। बैटरी में केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स में होते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। उन केमिकल्स में होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे होती है केमिकल रिएक्शन, जो गाड़ियों में बैटरी होती है, ठीक है, या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में बैटरी लगी होती है, वहाँ पे होती है केमिकल रिएक्शन, उसकी वजह से DC करंट प्रोड्यूस होती है। तो वो DC करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बैटरीज़ की वजह से कौन सी करंट प्रोड्यूस होती है? डायरेक्ट करंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं डैम्स की बात करूं, डैम्स में होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जो वो रोटर्स होते हैं डैम्स में, ठीक है, वहाँ पे उनमें होती है मैकेनिकल एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, डैम्स में सॉरी। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट हम जनरेट करते हैं, समझ आना। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मुझे लिखना था, यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसमिशन है। मैं जो डायरेक्ट करंट है, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जानी है तो यहाँ पे मैं स्मॉल डिस्टेंस तक इसको ट्रैवल करा सकता हूँ। कौन? यहाँ पे मैं इसको स्मॉल डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करा सकता हूँ, किसको? डायरेक्ट करंट को। लेकिन अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूँ, यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिशन है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप लिखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसमिशन है, यहाँ पे अगर हम घर में देखें, चार्जर से करंट आती है हमारे मोबाइल फ़ोन्स तक, वो कौन सी है? डायरेक्ट करंट, वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसमिशन है, ठीक है। लेकिन एक प्रोजेक्ट से दूसरे गांव या दूसरे सिटीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देखिए समझना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है AC को DCs में? जो हमारे मोबाइल चार्जर्स में रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है? हमारे मोबाइल फ़ोन को चाहिए डायरेक्ट करंट, लेकिन देखिए जो हमें बाहर ट्रांसफार्मर्स से जो लगे होते हैं, ठीक है, सड़क पे, तो वहाँ से हमें आती है अल्टरनेटिंग करंट। वो किस में कन्वर्ट होती है? DC में। कौन करता है? रेक्टिफायर। ये कहाँ पे होता है? ये हमारे चार्जर्स में होता है, ठीक है। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर करता है AC को कन्वर्ट DC में। समझ आना इस बात को। देखिए क्या हुआ, देखिए कैसे करते हैं, देखिए थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये आई अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यहाँ पे था मेरा रेक्टिफायर, जब ये यहाँ पे पार होगी, देखिए ऐसे ऐसे, जब ये यहाँ पे पार हुई तो ये बनी मुझे डायरेक्ट करंट। तो इसने इसको इसमें कन्वर्ट किया, रेक्टिफायर ने AC को कन्वर्ट किया DC में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स में करंट चलती है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 60 हर्ट्ज़। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो USA में करंट चलती है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। देखिए इसको बोला जाता है एक ऑसिलेशन, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोला जाता है 2 ऑसिलेशंस। 1 सेकंड में कितनी देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन, फिर दूसरी ऑसिलेशन। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो जाएंगे उसको बताएंगे हम फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। देखिए यहाँ पे है जो USA में करंट कितनी बार ऐसे ऑसिलेट करती है 1 सेकंड में, दैट इज़ 60 टाइम्स। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 60 हर्ट्ज़। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे दैट इज़ 50 हर्ट्ज़। यहाँ पे जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कम कंपेयर टू US। समझ आना इस बात को। USA में 60 हर्ट्ज़ की करंट होती है, लेकिन इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की करंट होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार, ठीक है। प्रेजेंट इज़ द मोस्ट ऑफ द, हाँ देखिए, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। देखिए जो रेक्टिफायर होता है ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में प्रेजेंट होता है। कौन? रेक्टिफायर। क्या करता है? AC से कन्वर्ट DC तक। सबसे इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें ये रह गया सर्किट, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली अभी लेक्चर थोड़ा बड़ा बन गया, मैं चाहूँगा इलेक्ट्रिसिटी को 3 लेक्चर्स में टोटल कंप्लीट कर, अगर हो सके तो और 1 लेक्चर आएगा इसमें, ठीक है, या 3 लेक्चर्स में टोटल हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कवर, ठीक है। तो अब हम थोड़े MCQs पे आते हैं। चलिए गाइस, ये है कुछ MCQs इसी टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखते हैं।
विच टाइप ऑफ मटेरियल अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रीली? कौन करता है? कौन सा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है? ठीक है, वो मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखिए ये अगर हम कोई हॉलो पाइप लेंगे, मतलब जो अंदर से एम्प्टी होगी, उसी में वाटर फ्लो होगा ना। अगर मैं कोई टाइट पाइप लूँगा जिसको अंदर से भी ऑलरेडी मटेरियल भरा होगा, थोड़ी ना इसमें वाटर फ्लो हो जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसको हम बताते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, उसमें बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बताएंगे इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली फ्लो कराता है उसको हम बताएंगे कंडक्टर। ठीक है, विच टाइप ऑफ मटेरियल और रेजिस्टेंट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? रेजिस्टेंट मतलब जहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, कोई वायर हम लाएंगे वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो नहीं होंगे, या हम बताएंगे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेंगी, उसको हम क्या बताते हैं? उसको हम बताते हैं इंसुलेटर। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट? सबसे कंडक्टिव एलिमेंट कौन है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, सिलिकॉन है, आयरन है, कार्बन है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिल्वर है। सिल्वर इज कंसिडर्ड द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। ठीक है, कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन पे नहीं आए, ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, जब हम इसके रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे है इसका आंसर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। व्हाट डू वी कॉल ए मटेरियल दैट हैज़ अ जीरो ऑफ रेजिस्टेंस? जिसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है उसको हम बताते हैं सुपर कंडक्टर। जिसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, अगर कोई वायर है, देखिए अभी हम रेजिस्टेंस भी हमें पढ़ना है, ये अच्छे से हमें क्लियर होगा। ठीक है, ये आगे हमें पढ़ना है, राइट। वाई आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इम्पॉर्टेंट? देखिए इम्पॉर्टेंट क्यों है इंसुलेटर्स? इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो हमें दे आर यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स भी हमें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, क्योंकि जो वायर्स के बाहर कोटिंग होती है वो क्या होता है? इंसुलेटर। एक हम वायर को टच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंसुलेटर है। वो जो कवर है वायर का अंदर होती है, जो बहुत सारी जो ऐसे वायर्स होती है, छोटी छोटी वायर, बाहर एक कोटिंग होती है, प्लास्टिक कोटिंग जैसी, तो वहाँ पे ये हमें प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी से, ताकि हमें कोई शॉक ना लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड इंसुलेटर? सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन है? सबसे अच्छा इंसुलेटर है, सबसे नहीं बोल रहा है, गुड इंसुलेटर बोल रहा है। पेपर भी है इंसुलेटर, गिलास भी है इंसुलेटर, हाँ गिलास भी, ईयर भी है इंसुलेटर, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। व्हाट एलिमेंट इज़ ए गुड इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर? चलिए ठीक है, सेमीकंडक्टर्स किसको, ये हमें पढ़ना है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे वो है सिलिकॉन। अगर यहाँ पे जर्मेनियम होता वो भी ऑप्शन था, ठीक है, जर्मेनियम भी है, और एक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे सेमीकंडक्टर्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट मेटल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स? ठीक है, जो क्या है यूज्ड इन द वायरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक, समझ में नहीं आ रहा। व्हाट मेटल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंडक्टर? अच्छा ठीक है, मोस्टली हाँ, देखिए हम कौन सा कंडक्टर ज़्यादातर यूज़ करते हैं वायरिंग में, वो होता है कॉपर वायर। आप देखना, सिल्वर हम नहीं कर सकते, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। ज़्यादा हम कौन सा यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में? अगर हम देखेंगे वो होता है कॉपर का। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर हमें कॉस्टली मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉपर का। समझ में आया ना बात? द डाइजेश ऑफ द मटेरियल इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द हाउ वेल ए मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है इसका रेजिस्टेंस आंसर। ठीक है, ये हमें आगे बढ़ना है लेक्चर में। ठीक है गाइज, थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा।